हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 199। इससे पहले इस कहानी के 198 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। रुद्र बोलता है कि तुम्हारे देवर ने तो तुमको बहुत ज़्यादा भड़का दिया था और फिर तुम तो एकदम से भड़क गई थी। क्या बात है, एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि बंदा अमेरिका से इतना ज़्यादा थका आ रहा है तो उसे थोड़ा सा प्यार कर लूँ, उससे थोड़ी सी बात कर लूँ? नहीं, बल्कि तुम तो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमने लगी थी। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है ना किट्टू। चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। किट्टू को अब और भी ज्यादा हंसी आ रही थी। फिर वो हंसते हुए बोलती है कि अच्छा बस करो ना रुद्र, आप मैं क्या ही करती। आप ना मुझे मैसेज से बात करते थे और ना ही आप मुझे फोन करते थे। मेरे तो कान तरस गए थे आपकी आवाज़ सुनने के लिए। मैं कितना ज़्यादा परेशान रहती थी आपके बिना। आप हो के तो कभी मुझे ये कहते थे कि यहाँ पर बिजी हूँ, तो कभी ये कहते थे वहाँ पर बिजी हूँ। इतना कहकर किट्टू की आंखें हल्की सी नम हो गई थी और फिर उसे अब वो सब कुछ याद आ गया था जो रुद्र ने उसके साथ किया था। और फिर किट्टू को ऐसे देखकर रुद्र ने अपना सलाइवा गटक लिया था और फिर उसने जल्दी से सिचुएशन को संभालते हुए किट्टू को अपने गले लगाया और फिर प्यार से बोलता है कि लिटिल खरगोश, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू वेरी मच। तुम ना अभी भी ऐसी ही हो जैसी 25 साल पहले थी। कोई बदलाव नहीं आया है, कोई बढ़ापा नहीं आया है, खूबसूरती भी वैसी की वैसी ही है। किट्टू अब रुद्र के बहकावे में आ गई थी और फिर रुद्र ने भी एक तसल्ली की सांस ली, वरना किट्टू अब उसे पति पत्नी वाला प्रवचन सुना देती। इधर दूसरी तरफ रोहान रूही को लेकर कमरे में आ गया था। रोहान ने रूही को बेड पर आराम से बैठाया और फिर पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि अच्छा थोड़ा सा पानी पी लो और रूही प्लीज तुम शांत हो जाओ। रूही ने भी पानी पी लिया और फिर वो धीरे से बोलती है कि आपके पास क्या इतना भी टाइम नहीं था कि आप मुझे एक बार कॉल कर लेते? मैंने कितनी बार आपको कॉल किया है, कितनी बार आपको मिस किया था मैंने, मगर आपने मेरा एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। उस दिन भी बात करते करते आप सो गए थे। आपको मेरी जरा भी याद नहीं आई क्या? तो रोहान भी कबर्ड के पास गया और वहाँ से टॉवल निकाल कर लाता है और बोलता है कि यार भूख लग रही है, प्लीज़ कुछ खाने को मिलेगा या फिर नहीं? रूही जल्दी से बेड से उतरी और बोलती है कि हाँ हाँ, आप जल्दी से नहा कर आइए, मैं अभी कुछ खाने के लिए आपके लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर रूही वहाँ से चुपचाप बाहर की तरफ चली गई और फिर थोड़ी देर के बाद रूही खाना लेकर कमरे में आती है। तब तक रोहान भी अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछता हुआ वॉशरूम से बाहर आ गया था। थोड़ी देर के बाद रोहान सोफे पर बैठा हुआ आराम से खाना खा रहा था और रूही जो रोहान के पास बैठी हुई उसे निहार रही थी। रूही प्यार से बोलती है कि बताइए ना, क्या आपको मेरी जरा से भी याद नहीं आई? क्या आपने एक बार भी मुझे याद नहीं किया? सच में आप इतना ज़्यादा बिजी थे? रोहान ने खाना खाते हुए रूही की तरफ देखा और प्यार से बोलता है कि खाना खा लूँ पहले, उसके बाद बताऊंगा कितनी ज़्यादा याद आ रही थी तुम्हारी। इतना कहकर उसने रूही की तरफ अपनी आंख मार दी और फिर रूही, उसके गाल तो हल्के हल्के से शर्म के मारे लाल हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने रूहान की बाजू पे हल्का सा मारते हुए कहा कि झूठ झूठ बोल रहे हो आप। अगर आपको याद आती तो ज़रा सा भी अगर तो फ़ोन मैसेज कुछ तो करते आप मेरे पास, लेकिन आपने तो मुझे कुछ भी नहीं किया। जब भी मैंने आपको फ़ोन किया था आपने तो एक बार फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। आप एक ही बात कहते थे कि अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे नहीं देखना है आप मुझे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। इतना कहकर रूही वहाँ से उठकर जाने लगी, लेकिन तभी रोहान ने उसकी कलाई पकड़ ली और फिर रूही ने भी पलट कर रोहान की तरफ देखा तो रोहान अभी खाना खा रहा था, लेकिन उसने रूही की कलाई कसकर पकड़ी हुई थी, अभी तक उसकी कलाई नहीं छोड़ी थी। तो रूही को भी अब मजबूरन उसके पास में बैठना ही पड़ा। खाना खाने के बाद रोहान ने रूही की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए प्यार से कहा कि रख कर आओगी या फिर यहीं पर रख दूं मैं? तो रूही ने भी रोहान की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखा और फिर प्लेट लेकर बोलती है कि रख कर नहीं आऊंगी, धोकर भी आऊंगी। बड़ी माँ कहती है कि रात को बर्तन झूठे नहीं छोड़ने चाहिए, वरना लक्ष्मी माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। हर रात को लक्ष्मी माँ हमारे घर पर आती हैं। रोहान ने हंसकर कहा कि लक्ष्मी माँ को तो पता नहीं, पर मेरे बच्चों की माँ ज़रूर नाराज़ हो जाएगी यार। रूही ने भी कुछ नहीं कहा और फिर जल्दी से वहाँ से चुपचाप से चली जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने हाथ पोंछते हुए कमरे में आती है, लेकिन रोहान लेट चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। रूही ने भी अब थोड़ा सा शिकायत भी नहीं करी और चुपचाप से जाकर रोहान के पास लेट जाती है और फिर उसने अपना एक हाथ रोहान के सीने पर रख लिया और फिर उसे कस कर पकड़ लिया। और तभी रोहान ने भी हल्का सा पलट कर रूही की तरफ प्यार से देखा और बोलता है कि क्या सोच रही हो तुम, बच जाओगी? ऐसा नहीं है कि तुम्हें लग रहा है अगर कि तुम बच जाओगी, बहुत गलत सोच रही हो तुम। रूही ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रोहान ने अगले ही पर रूही की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और फिर अपने प्यार का एहसास उसे कराने लगता है। रूही भी अब थोड़ा थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी और फिर रोहान के प्यार में खोती चली गई। इधर दूसरी तरफ अजय और ज्योति जो कि दरवाजे पर
खड़े हुए थे और सामने शीतल आरती की थाली लेकर उन दोनों के सामने खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। उसने अजय और ज्योति की आरती बहुत ही प्यार से उतारी और फिर इस वक्त शीतल थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि वो ज्योति की गोद में अपनी पोती को देख रही थी और अंजलि की हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। बेशक उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, क्योंकि अंजलि पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और फिर सर्जरी के बाद थोड़ा और कमज़ोर हो गई थी। आरती उतारने के बाद शीतल ने कलश की तरफ इशारा करते हुए ज्योति से कहा कि ज्योति, इसमें पैर लगाओ और फिर अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा ही घर है। तो ज्योति ने अभी एक नज़र शीतल की तरफ देखा तो शीतल ने अपनी पलकें झपका दी। ज्योति की आंखें हल्की सी नम हो गई थी और फिर अभी कुछ दिन पहले ही तो अजय ने उसे इस घर से कितना बेइज्जत किया था, कितना बेइज्जत करके निकाला था और फिर आज उसी घर में उसे इतनी इज्जत के साथ लेकर जा रहा था। शीतल ज्योति को देखकर उसके दिल के भाव एकदम से समझ गई थी और फिर आखिरकार शीतल भी तो एक औरत थी और फिर ज्योति को समझ सकती थी कि उसके अंदर कितना ज़्यादा दर्द है। उसने ज्योति के बालों में प्यार से अपना हाथ फेरा और कहा कि बेटा, मोनिका ध्रुव एक बात कहती है कि पास्ट को कोई भी ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन भविष्य को तो हम सुनहरा बना सकते हैं ना। तो फिर जो बीत गया है सो बीत गया है बेटा, आज से अपने भविष्य को सुनहरा बनाओ, बीती बातें भूल जाओ बेटा, अपनी बेटी के साथ खुश रहो, अपने पति के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अपने पति को भी खुश रखो और खुद भी खुश रहो। ज्योति ने भी अपने आंसू पोंछा और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर कलश में पैर लगाकर चावलों को नीचे गिरा दिया और फिर अपनी बेटी और पति के साथ मुस्कुराते हुए अंदर आ जाती है। अंदर आते ही शीतल ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर ज्योति से कहा कि लाओ लाओ, मुझे भी तो दिखाओ, मेरी अंजलि कैसी है, मेरी पोती कैसी है, मुझे भी देखना है मेरी पोती कैसी है। ज्योति ने भी अंजलि को शीतल की गोद में प्यार से दिया और फिर अंजलि, जो कि अभी भी सो रही थी, वो अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा उठी थी, लेकिन दवाइयाँ खाने के बाद वो फिर से सो गई थी और फिर आखिरकार थी तो वो बची ही, उसे बहुत जल्दी नींद भी आ जाती थी। उसे रिकवर करने के लिए नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। शीतल ने फिर से अजय की तरफ देखा और कहा कि ज्योति को लेकर अंदर चले जाओ, अंजलि को मैं खुद ही संभाल लूंगी, आज से अंजलि ज़्यादातर मेरे पास ही रहेगी। अजय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर ज्योति को लेकर सीधा अपने कमरे में आ जाता है। ज्योति ने उस कमरे को बहुत ही गौर से देखा तो उसके कानों में एकदम से थप्पड़ की आवाज़ गूंज गई थी और फिर एक बार फिर से उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम हो गई थी। अजय ज्योति की शक्ल देखकर समझ गया था कि ज्योति ने अभी अभी अपने पास्ट को फिर से महसूस किया है, क्योंकि ज्योति अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी, तब अजय ने उसे बहुत ही बेइज्जत करके यहाँ से भगाया था। अजय ने ज्योति के सामने जाकर अपने दोनों ही कानों को पकड़कर प्यार से कहा कि प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो ना ज्योति, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, एक बार माफ़ करके तो देखो मुझे, तुम्हारा अजय पहले वाला अजय बन जाएगा, कभी भी तुमसे नफरत नहीं करेगा, हमेशा प्यार से रहेगा। वही अजय जो तुम्हें कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप की सर्विस करता था तुम्हारे लिए, वही अजय जो तुम्हारे लिए एक एक मोमेंट को स्पेशल बनाता था, वही अजय जिसके लिए तुमने पहली बार शॉर्ट ड्रेस भी पहनी थी। ज्योति कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस अजय को ही प्यार से निहारती जा रही थी। अजय ने न जाने इतनी ही देर में क्या क्या बोल डाला था और फिर अचानक ही उसकी आंखें और भी ज़्यादा नम हो गई थी और फिर उसने अजय को कसकर अपने गले लगा लिया और फिर उसे फूट फूट कर रोने लगती है। और अजय भी अब ज्योति के इमोशनल को अच्छे से समझ रहा था। अजय ने ज्योति को चुप नहीं करवाया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ज्योति अभी जितना ज़्यादा रोएगी उसका दर्द उतना ही ज़्यादा बाहर आएगा और फिर उतनी ही जल्दी वो उसे माफ़ भी करेगी। थोड़ी देर के बाद ज्योति अब जैसे ही थोड़ा सा अजय से दूर होती है और फिर वो बोलती है कि मुझे नहाना है। अजय ने भी अब मुस्कुरा कर ज्योति की तरफ देखते हुए कहा कि तो क्या चाहती क्या हो, मैं नहला दूं तुम्हें। ये सुनकर तो ज्योति ने थोड़ा सा गुस्से में अजय की तरफ घूर कर देखा और फिर अजय ने भी हल्की सी मुस्कुराहट ज्योति को पास करते हुए फिर से कहा कि अरे मेरा मतलब है जाओ जाओ, जाकर नहा लो, मैं तुम्हें रोक थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम करवा देता हूँ। इतना कहकर अजय अब सीधा कमरे से बाहर चला जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद एक अच्छी सी साड़ी लेकर कमरे में आता है। उसने वो साड़ी ज्योति की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि लो माँ की है, फिलहाल तो तुम इसे ही पहन लो और काम चला लो, बाकी के लिए कल तुम्हारे लिए शॉपिंग करने के लिए चलेंगे और फिर अपनी बच्ची के लिए भी तो हमें ढेर सारी शॉपिंग करनी होगी। अभी के लिए तुम माँ की साड़ी ही पहन लो, उसके लिए तो मैं बहुत सारे खिलौने भी खरीदूंगा, बहुत सारी शॉपिंग करूंगा, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सारे कपड़े लाऊंगा उसके लिए और बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट्स लाऊंगा। आखिरकार वो अजय ओबरॉय की बेटी है, उसके पास सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ, जब वो बड़ी होगी ना तो फिर। इतना कहकर उसने ज्योति की तरफ देखा जो कि हैरानी से अभी अजय को ही देखे जा रही थी और फिर अजय जो कि थोड़ी देर पहले अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था वो एकदम से शांत हो गया था और ज्योति की तरफ देखने लगा था। फिर वो ज्योति को देखकर धीरे से बोलता है कि मैं पहले वाला अजय ही हूँ ज्योति। ज्योति ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं
नहीं, तुम मेरे पहले वाले अजय नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। मेरा अजय किसी भी लड़की पर हाथ नहीं उठाता था, यहाँ तक कि ऊंची आवाज में किसी लड़की से बात तक नहीं करता था। और तुमने मुझे इसी कमरे में थप्पड़ मारा था। एक बार नहीं पूछा कि मैं मंडप में क्यों बैठी थी, क्यों मैंने तुम्हारे साथ शादी करी। एक बार भी जानने की कोशिश नहीं करी कि तुमने मुझे पैसे क्यों चाहिए थे। एक बार भी तुमने मुझसे मिलकर क्लेरिफिकेशन नहीं मांगा। मुझसे क्यों नहीं मांगा तुमने। मैंने जब जब तुम्हें कांटेक्ट किया था, तुमने मुझे बस जली कुटी बातें ही सुनाई थी। और ये कहते कहते ज्योति की आंखें एकदम से फिर से नम हो जाती हैं और तभी कमरे के बाहर शीतल आ जाती है। शीतल को देखकर ज्योति ने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया और फिर जल्दी से सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। उसके जाते ही शीतल ने अजय की ओर देखा और फिर थोड़ा सा इशारा करते हुए धीरे से पूछा कि क्या हुआ, ज्योति इतना ज्यादा रो क्यों रही है। तो अजय भी थोड़ा सा मासूम सा चेहरा बनाकर बोलता है कि माँ, वो अभी भी नाराज है मुझसे। तो शीतल ने अजय के कमरे में पहले ही अंजलि के लिए एक छोटा सा बेड रखवा दिया था और फिर उसने अंजलि को उस बेड पर आराम से लिटाया और फिर अजय की तरफ देखकर बोलती है कि तो फिर क्या तुझे नाराज बीवी को मनाना भी नहीं आता है क्या? क्या अब मुझे तुझे ये भी बताना पड़ेगा? हे भगवान, क्या मेरा बेटा इतना ज्यादा पागल है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अजय के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो बोलता है कि नहीं नहीं माँ, आपको नहीं बताना पड़ेगा, मैं खुद ही मना लूंगा अपनी बीवी को। ऑफिसर बोलती है कि मैं खाने के लिए तेरे लिए और ज्योति के लिए कुछ भेजती हूँ। इतना कहकर शीतल वहाँ से चली जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद ज्योति बाथरोब पहने हुए वॉशरूम से बाहर आती है। उसने अजय का बाथरोब पहन रखा था, जिस वजह से वो बाथरोब ज्योति की बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा था और उसमें ज्योति बहुत छोटी सी लग रही थी। अजय को ज्योति को ऐसे देखकर थोड़ी थोड़ी सी हंसी आने वाली थी, लेकिन उसने जल्दी से अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया था और फिर उसने साड़ी ज्योति की ओर बढ़ाते हुए कहा कि लो इसे पहन लो। तो ज्योति हल्की आवाज में बोलती है कि मैं इसे नहीं पहनूंगी, वैसे भी मुझे आराम करना है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद भी आ रही है। इतना कहकर वो सीधा कबर्ड की तरफ चली जाती है। उसने कबर्ड खोलकर देखा तो उसमें जितने भी कपड़े रखे थे सारे के सारे अजय के ही कपड़े थे। उसने अजय की एक शर्ट निकाली और फिर एक लोवर निकाला और क्लोजेट की ओर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो कपड़े चेंज करके वापस आती है। उसने देखा तो वहाँ पर खाना भी रखा हुआ था। अजय तो आंखें फाड़े बस ज्योति को ही देखे जा रहा था। उसकी नजरें तो अभी ज्योति के ऊपर से हट ही नहीं रही थी, मगर ज्योति ने भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर अजय की तरफ देखा और कहा कि पहली बार तुम्हारे कपड़े नहीं पहने हैं मैंने, जो इस तरह से घूर रहे हो मुझे। इस बार अजय ने भी हल्का सा मुस्कुराकर शरारत भरे अंदाज में कहा कि हाँ जानता हूँ, उससे पहले कब कब कहाँ कहाँ और किस किस सिचुएशन में तुमने मेरे कपड़े पहने, मुझे सब कुछ याद है। ज्योति ने हल्के से गुस्से में अजय की तरफ घूर कर देखा और फिर बेड की तरफ जाने लगी। तो अजय बोलता है कि खाना नहीं खाओगी क्या? तो ज्योति ने अपने बेड के बराबर में जो अंजलि का बेड रखा हुआ था उसमें अंजलि को देखा और फिर उसके माथे को प्यार से चूमा और फिर अपने बेड पर लेटते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे नहीं खाना खाना है, अभी अभी तुमने मेरा मजाक बनाया है ना, उसी से पेट भर गया है मेरा। यह सुनकर तो अजय अब थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर उसने अगले ही पल 2 कदम आगे बढ़ाकर ज्योति की कलाई पकड़ ली और फिर उसे बेड से उठाते हुए कहा कि पहले खाना खा लो, उसके बाद आराम से सो जाना। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगी या फिर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगी, चुपचाप से खाना खा लो। इतना कहकर वो ज्योति को सोफे की तरफ खींच कर ले आता है और फिर उसने ज्योति को जबरदस्ती सोफे पर बैठाया और फिर उसके सामने थाली रखता हुआ बोलता है कि खुद से खाओगी तो फिर आराम से खा लोगी, अगर मैं खिलाऊंगा तो बहुत ज्यादा खिला दूंगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ पहले तुम खुद से खाओगी या मेरे हाथों से खाओगी। ज्योति ने अपना हाथ अजय के हाथ से छुड़ा लिया और फिर चुपचाप से खाना खाने लगती है। उसे भूख तो बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन वो अजय को इतनी जल्दी माफ करने वाली नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ा सा एक्टिंग कर रही थी। खाना खाकर ज्योति बेड पर जाकर आराम से लेट गई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ज्योति सच में बहुत ही ज्यादा थक गई थी और फिर आंख बंद करते ही वो तुरंत सो जाती है और उसके सोते ही अजय ने एक अंगड़ाई तोड़ी और फिर सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश होकर वो भी बाहर आता है और फिर ज्योति के पास आकर आराम से लेट जाता है। बहुत देर तक तो वो ज्योति को ऐसे ही निहारता रहता है और प्यार से उसे देखता रहता है। उसे अब सब कुछ ही याद आ गया था जो उसने ज्योति के साथ किया था। सच में उसने ज्योति से कभी भी ये एक बार भी नहीं पूछा था कि वो इतना ज्यादा कांटेक्ट उसे क्यों कर रही है, वो उससे क्यों पैसे मांग रही है। अंजलि के इलाज के लिए ज्योति ने क्या कुछ नहीं किया था, अपना छोटा सा फ्लैट भी बेच दिया था, अपनी सारी सेविंग्स भी खर्च कर दी थी। सब कुछ बेचने के बाद भी उसके पास जब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं दिखा था, उसे जब कोई भी नहीं मिल रहा था तो उसने अजय से कांटेक्ट किया था और फिर अजय ने सिवाय इंसल्ट के उसे कुछ भी नहीं दिया था। ये सारी बातें याद करके अजय की आंखों में भी हल्का हल्का सा पानी आ गया था। उसे सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर उसने ज्योति को अपने पास खींचा और प्यार से गले लगाकर सो गया। रात के करीब 2 बजे ज्योति की आंखें खुलती हैं तो उसने अपने पास
देखा कि अजय वहाँ पर नहीं है, जबकि उसे बहुत अच्छे से याद था कि अजय ने उसे अपने पास खींचा था और अपनी बाहों में लेकर ही सो गया था। ज्योति अभी नींद में ही इधर उधर नजरें घुमाती है तो फिर अजय, जो कि अंजलि को अपनी गोद में लेकर इधर उधर टहल रहा था, क्योंकि अंजलि एकदम से उठ गई थी और रोने लगी थी और ज्योति, जो काफ़ी ज़्यादा नींद में थी, वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अंजलि को सुलाने की कोशिश कर रहा था। ज्योति कुछ देर तक तो अब वो अजय को ऐसे ही देखती रहती है। वो अजय की आदतों से बहुत अच्छे से वाकिफ थी। वो अच्छे से जानती थी कि अजय को ऐसे काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और खासकर बच्चे संभालना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ कर रहा था, शायद अपनी बेटी के लिए, शायद अपनी बीवी के लिए। और फिर अचानक ही ज्योति के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। शायद वो निश्चिंत हो गई थी कि अंजलि को अब अजय अच्छे से संभाल सकता है और वो फिर से आराम से अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। इधर सचादेवा हाउस में इस वक्त सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अंशिका सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। अचानक ही अंशिका का सिर एकदम से भारी हुआ और वो एकदम से चेयर पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर हल्का हल्का सा पसीना आ जाता है। उसके ऐसे बैठने से शिखा और अरमान दोनों ही जल्दी से उठकर उसके पास जाते हैं। शिखा बहुत ही घबराती हुई आवाज में बोलती है कि क्या हुआ अंशिका? अंशिका तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है बेटा? तो अंशिका ने भी अपना सिर पकड़ लिया था और बोलती है कि पता नहीं माँ, सिर एकदम से भारी हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे चक्कर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है। इतना कहकर उसने अपना सर डाइनिंग टेबल पर ही रख लिया और शायद अभी भी उसे चक्कर आ रहे थे। तो शिखा ने थोड़ा सा गुस्से में अरमान की बाजू पर एक हाथ मारा और बोलती है कि देख कर दिया है तूने अंशिका का हाल, देख क्या रहा है, अब उठाकर इसे कमरे में लेकर चल, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरमान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अंशिका को जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर सीधा कमरे की ओर जाने लगता है। अंशिका ने अपना सिर अरमान के सीने पर रखा हुआ था और उसे सच में बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था और उसका जी भी बहुत ज्यादा मचला रहा था। तभी शिखा शोभित को देखकर थोड़ी सी परेशानी आवाज में बोलती है कि यार आप डॉक्टर को फोन करो ना प्लीज, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। शोभित बोलता है कि शिखा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसी तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। और ये सुनकर तो अंशिका ने जल्दी से अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया था और फिर उसकी आंखें भी खुशी से चमक गई थी, लेकिन शिखा को तो जैसे कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर उसने फिर से शोभित की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से से कहा कि कुछ कह रही हूँ ना मैं आपसे, प्लीज फोन कीजिए, पता नहीं उसे चक्कर क्यों आ रहे हैं, उसकी तबीयत क्यों इतनी ज्यादा खराब हो रही है। तो शोभित ने भी शिखा की बाजू पकड़कर उसे अपने पास बैठाया और बोलता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि जब तुमने अरमान को कंसीव किया था तब तुम्हें ऐसा फील होता था क्या? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता था? तो शिखा बोलती है कि बिल्कुल ऐसे ही जैसा अंशिका को आज फील हुआ है ना, बस वैसे ही लगता था। फिर उसने भी अपनी एक हाथ पर मुंह रख लिया और फिर शोभित की तरफ देखकर थोड़ा सा शर्माते हुए बोलती है कि मतलब हम दादा दादी बनने वाले हैं? अंशिका प्रेग्नेंट है? तो शोभित ने कहा कि मुझे क्या पता, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूँ यार, अब तुम कहोगी तो फिर डॉक्टर को भी बुला दूंगा, वरना जाकर अंशिका से खुद ही जाकर पूछ लो, उससे बात कर लो। तो शिखा भी खुश होकर जल्दी से उनके कमरे की तरफ जाने लगती है। पीछे पीछे निशी भी जाने लगती है। तो शिखा बोलती है कि तुम चुपचाप से यहीं पर रहो, तुम्हारा काम नहीं है, छोटी हो तो तुम छोटी ही रहो, समझे तुम? तो निशी ने भी थोड़ा सा मुंह बना लिया और फिर वापस से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। शोभित बोलता है कि सही तो बोल रही है तुम्हारी माँ, अभी तो तुम बहुत ज्यादा छोटी हो ना बेटा, तो तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। निशी भी मन ही मन बोलती है कि तभी तो कोई मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, पता नहीं कब मेरी शादी होगी, कब मैं निर्भय के पास जाऊंगी, कब हम दोनों एक साथ में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिखा जब कमरे में पहुंचती है तो अंशिका जो बेड पर आराम से लेटी हुई थी और फिर अरमान जो उसके बालों को प्यार से सहला रहा था। अरमान का चेहरा साफ बता रहा था कि वो अंशिका को लेकर कितना ज्यादा परेशान है। वो सच में इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास था। शिखा अरमान को अंशिका के पास से उठाती है और फिर खुद उसके पास आकर बैठते हुए प्यार से बोलती है कि अंशिका कब से आ रहे हैं तुम्हें चक्कर, कब से तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है? अंशिका बोलती है कि पता नहीं माँ, परसों भी ऐसे ही फील हो रहा था, पैरों में भी हल्का हल्का सा दर्द होता है, सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए मुझे। शिखा बोलती है कि एक बात पूछूं बेटा, सही सही जवाब दोगी? तो अंशिका ने भी शिखा की ओर देखा और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शिखा ने कहा कि तुम दोनों बेबी प्लान कर रहे हो क्या? क्या तुम दोनों ने बेबी प्लान किया है? ये सुनकर तो अरमान की आंखें हैरानी से फैल गई थी और फिर अंशिका ने अपने हाथों को जल्दी से अपने मुंह पर रख लिया था और वो एकदम से बैठकर शिखा को हैरानी से देखने लगती है और फिर उसने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा कि आप कहना क्या चाहती हो माँ? क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो शिखा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अंशिका तो एकदम से सुन्न हो गई थी और फिर अरमान, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे रिएक्ट करे, उसे तो थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। इतने में ही अंशिका
अंशिका जोरों से चीखती है। इतनी जोर से चीखी थी कि नीचे शोभित और निशी को भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो शोभित ने भी अपने फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए कहा कि माँ पर तो नहीं है, अपने बाप पर ही होगी यार। वही कमरे में अंशिका जो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बोलती है कि माँ माँ आप सच कह रही हो क्या? हो सकता है क्या ऐसा ऐसा हो सकता है कि क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और तो शिखा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा, मुझे तो बस ऐसे ही फील होता था जब मैंने अरमान को कंसीव किया था। अरमान को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में ही शिखा फिर से बेड से खड़ी होकर बाहर की तरफ जाते हुए बोलती है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चेक करना पहले, बाकी तुम तो खुद ही समझदार हो ना, पहले चेक करवा लेते हैं और फिर उसके बाद ही हम इस खुशी को सबको बताएंगे। इतना कहकर शिखा चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है और फिर उसके जाते ही अंशिका जो जल्दी से अरमान के गले लग जाती है और फिर अरमान ने भी अपनी बाहें अंशिका पर कस दी थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। अगले ही पल अंशिका अरमान से थोड़ा सा दूर होकर बोलती है कि तुम खुश नहीं हो क्या अरमान? अरमान ने भी एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि खुश तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सेलिब्रेट कैसे करूं। सच में ये खुशी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल खुशी है। तो अंशिका ने भी अगले ही पल अरमान की गर्दन में अपना चेहरा शर्म और प्यार से छुपा लिया था और फिर हल्का सा अपनी नाक को रगड़ कर बोलती है कि सच में नहीं पता है कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस खुशी को। तो अरमान ने भी अपनी पकड़ थोड़ा सा कसते हुए कहा कि पहले कन्फर्म तो हो जाने दो कि तुम प्रेग्नेंट हो या फिर नहीं। तो अंशिका भी अब अरमान से थोड़ा सा दूर हुई और बोलती है कि मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पीरियड्स भी मिस हो गए हैं। माँ सच बोल रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर अब फिर भी थोड़ा सा कंफर्म जरूर कर लूँगी मैं इस चीज़ को। इतना कहकर उसने अब अरमान को थोड़ा सा प्यार से गले लगाया और फिर अरमान के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बोलता है कि आज कहीं बाहर चलें क्या साथ में डिनर करने के लिए? सच में आज बाहर जाने का मन कर रहा है। तो अंशिका ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अगले ही पल अरमान ने अंशिका को प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे बेड पर अच्छे से लेटा दिया और फिर उसकी तरफ हल्का हल्का सा झुकते हुए बोलता है कि चलो तो फिर थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो ही जाए आज। थोड़ी देर में ही दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, अपने ही ख्यालों की दुनिया में जा चुके थे। इधर दूसरी तरफ रूही जो वॉशरूम से बाहर आती है तो रोहान बेड पर आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उसने अभी शर्ट नहीं पहनी हुई थी। रूही ने शर्ट रोहान को पकड़ाते हुए कहा कि आप क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? आप कम से कम शर्ट तो पहन लीजिए ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, अगर कोई देखेगा तो क्या ही सोचेगा। रोहान ने भी अब रूही की तरफ थोड़ा सा अजीब नज़रों से घूर कर देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है कि कल रात तो ऐसे ही अच्छा लग रहा था ना, मैं कल तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बुरा लग रहा था, अब ऐसे बुरा लग रहा हूँ मैं? तो रूही के गाल तो हल्के से लाल हो गए थे और फिर वो हल्की आवाज़ में बोलती है कि आपसे तो बात करना ही बेकार है। इतने में ही रोहान का फ़ोन वाइब्रेट होता है और फिर रोहान ने अपना फ़ोन चेक किया तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और रूही की ओर देखकर बोलता है कि रूही अंशिका ने कंसीव कर लिया है। ये सुनकर तो अब रूही के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और सच में उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और फिर इतने में ही रोहान ने भी अपनी जल्दी से शर्ट ली और पहन ली। रूही रोहान के पास आकर बैठ गई और बोलती है कि ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ना, मैं सबको अभी बताकर आती हूँ। तो रोहान बोलता है कि नहीं रहने दो, उसने अपनी फैमिली ग्रुप पर डाला है तो फिर सबको अपने आप ही पता चल जाएगा, तो अब ऐसे जाकर बताना ठीक नहीं होगा, सबको पहले से ही पता होगा। अगले ही पल रोहान थोड़ा सा भावुक हुआ और फिर बोलता है कि नियति भी माँ बनने वाली है, अंशिका ने भी कंसीव कर लिया है, हमारा बेबी कब आएगा यार? हम तो बस क्या ऐसे ही रह जाएंगे? मुझे ना अब थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। और ये सुनकर रूही थोड़ा सा उदास हो गई थी और फिर उसे भी ये बात एकदम से खटकती थी कि नियति ने भी कंसीव कर लिया है और अब तो अंशिका ने भी गुड न्यूज़ सुना दी है सबको। लेकिन साल भर की शादी में वो अभी तक कंसीव नहीं कर पाई थी, वो अभी तक किसी को भी गुड न्यूज़ नहीं सुना पाई थी। रूही को उदास देखकर रोहान थोड़ा सा मजाक भरे लहजे में बोलता है कि अरे तुम तो उदास हो गई यार, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया तुमसे, तुम भी ना कंसीव कर लोगी, परेशान मत हो। वैसे भी दादी कहती है ना कि अभी तो हमारे खेलने कूदने की उम्र है, अभी हमारी कोई ज़्यादा उम्र थोड़ी ना है। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि आप नहा कर आ जाइए, मैं नीचे जाकर देखती हूँ नाश्ते में कुछ क्या बनाना है, सबकी हेल्प कर देती हूँ जाकर। इतना कहकर रूही वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका चेहरा अभी काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था। रोहान की ये बात सुनकर उसे भी खटक रही थी, उसे भी बच्चे की अब लालसा हो गई थी। तो वहीं रोहान भी अब इस बात से बिल्कुल
एक खबर था कि रूही के दिल पर अभी क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रही होगी। वो अपने फ़ोन में एक बार फिर से बिजी हो गया था। तो वहीं रूही जब किचन में काम कर रही थी, लेकिन उसके कानों में तो अभी रूहान की कही हुई बातें ही घूम रही थी। उसे तो बस अभी वही सारी बातें याद आ रही थी। रूही को कभी कभी बहुत ज़्यादा डर लगता था कि रूहान कभी इस बारे में पूछ ना ले, और फिर आज रूहान ने इस बारे में उससे पूछ भी लिया था। रूही किचन में काम कर रही थी और तभी वहाँ पर किट्टू आ जाती है। किट्टू ने रूही का उदास चेहरा देखा तो पूछ ही लिया कि रूही क्या हुआ है बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चे तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, इतना उदास क्यों हो तुम, इतना उदास चेहरा तो तुम्हारा कभी भी नहीं देखा। रूही अपने ख्यालों से बाहर आती है और फिर बोलती है कि नहीं तो उदास नहीं हूँ माँ, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। किट्टू ने भी रूही के हाथ से बेलन लेकर एक तरफ रखा और फिर गैस बंद कर दी, और फिर वो अपनी तरफ प्यार से उसे घुमाकर बोलती है कि मुझे बता बता मुझे कि क्या हुआ है, क्या रूहान ने तुझसे कुछ कहा है, या तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है, या फिर रूहान तुझसे गुस्सा है, बता मुझे, कुछ कहा है उसने तो बता दे मुझे। मैं अभी उसके पापा के पास जाती हूँ उसकी शिकायत करने के लिए, वो अभी ऑफिस नहीं गए हैं, अभी उसकी पिटाई कर देंगे, इतनी बड़ा नहीं हुआ है कि वो हमारी बहू को ऐसे परेशान करेगा। रूही ने भी एक नकली मुस्कुराहट के साथ किट्टू की तरफ देखा और बोलती है कि अरे नहीं मम्मी, रूहान तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, बस ऐसे ही मन थोड़ा सा उदास लग रहा था। तो किट्टू ने अभी रूही को प्यार से अपने गले लगाकर कहा कि अच्छा, और क्यों उदास है, यही तो पूछ रही हूँ ना, बताओ कोई तो वजह होगी ना बेटा। तो किट्टू ने अभी इतना ज़्यादा प्यार से गले लगाने से रूही का मन तो कर रहा था कि वो फूट फूट कर रोने लगे और उसे अपने दिल की सारी बातें अभी ही बता दे, लेकिन वो भी अपने हाथों से मजबूर थे। उसने जल्दी से खुद को मजबूत कर लिया और फिर उसने अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली हैंडल कर लिया और फिर किट्टू से थोड़ा सा दूर होकर प्यार से बोलती है कि माँ सच में कोई भी बात नहीं है, बस ऐसे ही, खैर चलिए ना, मैं सबको खाना परोस देती हूँ, अब तो नाश्ता भी रेडी हो गया है, सब लोग आ गए होंगे। इतना कहकर रूही फिर से जल्दी से अपने काम में लग जाती है, क्योंकि वो अब किट्टू से ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती थी। किट्टू रूही को बहुत ही प्यार से देख रही थी और कुछ सोचकर वो सीधा रूहान के कमरे में जाती है, जहाँ पर रूहान अब तक तैयार हो गया था। किट्टू को अपने कमरे में देखकर रूहान बोलता है कि क्या बात है माँ, आज आप मेरे कमरे में इतनी सुबह सुबह, कोई खास वजह है क्या। तो किट्टू अब चुपचाप से अंदर आती है और फिर उसने रूहान के कॉलर को ठीक किया और फिर प्यार से बोलती है कि कल रात आया है और फिर अपनी माँ पापा के पास भी नहीं आया, तो कितना ज़्यादा बदतमीज हो गया है, क्या तुझे मेरी एक बार भी याद नहीं आई। तो रूहान बोलता है कि बस अभी अभी आने वाला ही था माँ, कल रात बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ना, तो सोचा आप और पापा दोनों ही सो गए होंगे, इसीलिए नहीं आया था। तो किट्टू ने भी बहुत ही प्यार से रूहान के गाल पर अपना हाथ लगाया और फिर प्यार से बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, एक बात पूछनी थी तुझसे, जवाब देगा क्या। तो रूहान ने भी माँ की तरफ देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोला हाँ माँ बोलिए। तो किट्टू बोलती है कि रूही आज बहुत ज़्यादा उदास है। रूहान ने हैरानी से कहा कि क्यों, कल रात तक तो बहुत ही ज़्यादा चंगी भली थी, एकदम से अच्छे से मुस्कुरा रही थी, सुबह सुबह इसको क्या हो गया, मैं अभी इससे पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही बाहर की तरफ गया वैसे ही किट्टू ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपनी तरफ घुमाकर बोलती है कि मैंने पूछ लिया है, वो मुझे नहीं बता रही है, कह रही है कोई भी खास वजह नहीं है, मुझे लगा कि तेरे और उसके बीच में ज़रूर कोई बात हुई होगी या फिर तुम दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ हो, इसीलिए वो इतना ज़्यादा परेशान है, इसीलिए तुझसे मैं पूछने आई हूँ। रूहान बोलता है कि माँ मेरे और उसके बीच में तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना ही हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है, वैसे ही मूड खराब होगा उसका, परेशान मत हुई आप। इतना कहकर रूहान किट्टू को लेकर बाहर की तरफ आता हुआ बोलता है कि अच्छा ये तो बताओ कि आपके लाड साहब कहाँ पर हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो किट्टू ने भी हैरानी से रूहान की तरफ घूर कर देखा और बोलती है कि सबको संकल्प से प्रॉब्लम क्या है, सब मेरे बेटे को इतना ज़्यादा क्यों तंग करते रहते हो, कितना तो अच्छा है मेरा बच्चा, वो सबको हंसाता रहता है, लेकिन फिर भी उसे अलग अलग नाम से कहकर बुलाते हो तुम सबके सब, क्यों मजाक बनाते हो मेरे संकल्प का। रूहान बोलता है कि अरे मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ माँ सच में पूरी प्रताप फैमिली में ऐसा लड़का नहीं है यार, जैसा हमारा लाड साहब है, बिल्कुल एकदम से अलग है। खैर छोड़िए, आइए बैठिए, नाश्ता कर लेते हैं। इतना कहकर उसने डाइनिंग टेबल पर एक चेयर खींची और फिर किट्टू को आराम से बैठा दिया और फिर वहाँ पर सब मौजूद थे, लेकिन लाड साहब वहाँ पर नहीं थे। तो किट्टू बोलती है कि सिया और संकल्प दोनों ही मंदिर गए हैं, इसीलिए सबको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
इधर दूसरी तरफ संकल्प जो कि ड्राइव कर रहा था और सिया जो आराम से बैठी हुई थी। संकल्प को ड्राइव करते हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक कुल देवी का मंदिर नहीं आया था। आखिरकार संकल्प ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रोकी और फिर अपनी अंगड़ाई तोड़कर बोलता है कि चलो कुछ खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है, मंदिर तो अभी तक आया नहीं है। सिया बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, तुम खा लो। संकल्प ने भी अपनी एक एब्रो चढ़ाकर कहा कि क्यों क्यों तुम्हें कुछ क्यों नहीं खाना है? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? चलो कुछ खाते हैं पहले, फिर उसके बाद मंदिर चलते हैं। इतना कहकर संकल्प गाड़ी से नीचे उतर जाता है और फिर उसने दूसरी तरफ से सिया का जाकर गेट खोला और फिर हाथ पकड़कर सिया को भी बाहर निकालने लगता है। तो सिया फिर से संकल्प की तरफ देखकर बोलती है कि नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं लगी है, आप जाकर खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। तो संकल्प बोलता है कि सुबह के 10 बज रहे हैं और तुम्हें अभी भी भूख नहीं लगी है, चलो पहले सिया कुछ खा लेते हैं, उसके बाद माथा भी टेक लेंगे, इतना भी क्या परेशान हो रही हो तुम। इतना कहकर संकल्प सिया को जानबूझकर थोड़ा सा खींचता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आ जाता है। तो संकल्प ने अभी मेन्यू कार्ड सिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये लो, जो भी तुम्हें पसंद हो उसे ऑर्डर कर लो और खा लो, तुम्हें जो जो पसंद हो सारी चीजें मंगा सकती हो तुम। तो सिया ने भी अब मेन्यू कार्ड नहीं पकड़ा था, बल्कि ना में फिर से अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलती है कि नहीं, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लगी है, तो मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे नहीं खाना है कुछ भी, सच में मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है, पूजा करने के बाद ही खा लेंगे हम। तो संकल्प ने भी मेन्यू कार्ड लिया और फिर बोलता है कि मैं खुद ही ऑर्डर कर देता हूँ, पता नहीं कैसी अजीब सी रट लगा रखी है तुमने, नहीं खाना है नहीं खाना है, अरे यार कुछ खा लोगी तो कुछ हो जाएगा क्या। इतना कहकर उसने वेटर की तरफ इशारा ही किया था कि तभी सिया ने संकल्प का हाथ पकड़ लिया और फिर बोलती है कि मेरे लिए कुछ भी ऑर्डर मत करना, मैं नहीं खाऊंगी। तो संकल्प ने इस बार हल्के से गुस्से में सिया की तरफ देखा और थोड़ा सा सख्ती से कहा कि क्यों क्यों नहीं खाओगी, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी सिया, बताओ मुझे क्या दिक्कत है तुम्हें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो सिया भी समझ गई थी कि जब तक वो संकल्प को सच नहीं बताएगी संकल्प ऐसे ही करता रहेगा, वो क्योंकि अपनी आदतों से मजबूर था और वो बिना सिया को खाना खिलाए नहीं मानेगा, इसीलिए वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए संकल्प की तरफ देखती है और बोलती है कि वो माँ कह रही थी कि घर की बहू को पूजा करने के बाद ही खाना खाना चाहिए, उससे पहले खाना नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मुझे भूख नहीं लगी है। तो संकल्प बोलता है कि यार माँ ऐसे कैसे तुम्हारे ऊपर अपना डिसीजन थोप सकती हैं, वो कैसे ऐसे तुम्हारे ऊपर अपनी जिद चला सकती हैं, ऐसे कैसे वो तुम्हें भूखा रहने के लिए फोर्स कर सकती हैं, यार मैं अभी माँ से बात करता हूँ, अभी उनसे पूछता हूँ। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन तभी सिया ने उसके फ़ोन पर अपना हाथ रख लिया और फिर बोलती है कि संकल्प तुम्हें मैंने सच बता दिया है तो तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लगी है तो बस मुझे नहीं लगी है। संकल्प ने भी फ़ोन साइड में रखा और फिर बोलता है कि यार ओवर रिएक्ट करने वाली क्या बात है इसमें, मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो तुम्हें भूखा रहने के लिए कैसे कह सकती हैं, माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं तुम्हारे साथ। सिया ने भी अपनी आंखें बंद की और फिर थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा कि उन्होंने नहीं कहा है रहने के लिए, उन्होंने तो बस ये कहा था कि मन हो तुम्हारा भूखा रहने के लिए तो रह लेना, वरना कोई बात नहीं, मैं खा भी सकती हूँ, बस मैं नहीं खा रही हूँ, मैं अपनी खुशी से भूखी रह रही हूँ। संकल्प ने भी अपनी आंखें फाड़ कर सिया को घूर कर देखा और बोलता है कि और तुम अपनी खुशी से भूखी क्यों रह रही हो, क्यों हो तुम अपनी खुशी से भूखी। सिया पूरी तरीके से इरिटेट हो चुकी थी और वो थोड़ा सा खड़ी होकर बोलती है कि क्योंकि तुम पागल हो, मैं नहीं पागल हूँ, समझे तुम। ओहो तुम्हें कैसे समझाऊं मैं, घर की बहू पूजा करने के बाद ही खाना खाती है, मैं घर की बहू हूँ इसीलिए मैं पहले नहीं खा सकती हूँ। संकल्प भी समझ सब कुछ रहा था, लेकिन वो सिया के मुंह से जानबूझकर सुनना चाहता था और फिर फाइनली उसने सिया के मुंह से सुन भी लिया था कि फिर उसने एक और तुरुप का इक्का निकाल कर फेंकते हुए फिर से कहा कि लेकिन तुम तो मुझे डाइवोर्स देने वाली हो ना, तुम तो इस शादी को मानती ही नहीं हो, तुम कौन सी बहू बन गई प्रताप हाउस की, तो तुम खुद को हमारे घर की बहू क्यों समझ रही हो, क्यों इतना ज्यादा सब कर रही हो, कल को माँ कह देंगे कि करवा चौथ का व्रत रख लो मेरे लिए, तो क्या तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखोगी, पागल लड़की, बैठ जाओ चुपचाप से और खाना खा लो, जब तुम इस शादी को ही नहीं मानती हो तो फिर ये सब चीज करने से क्या फायदा है। सिया का मन तो कर रहा था कि वो संकल्प का सिर ही अभी फोड़ दे, संकल्प समझना नहीं चाहता था या फिर वो जानबूझकर ऐसे नाटक कर रहा था। सिया फिर से अब चेयर पर बैठ जाती है और फिर इस बार बहुत ही धीरे से और प्यार से संकल्प को समझाते हुए बोलती है कि संकल्प कल तुमने कहा था ना कि जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक ट्रेडिशनल फॉलो कर लूँ, और फिर अब मैं वो चीजें कर रही हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है यार, जब मैं कर रही हूँ तो मुझे करने दो ना, तुम चाहते हो कि मैं खाना खा लूँ तो ठीक है मैं खाना खा लेती हूँ बस, अब तो ठीक है ना। तो इतना कहकर सिया ने भी अब मेनू कार्ड उठाया, लेकिन संकल्प ने तभी मेनू कार्ड छीनते हुए कहा कि एक दिन खाना नहीं खाओगी तो कुछ नहीं हो जाएगा, जरूरी है कि तुम्हारा खाना खाने अगर थोड़ी देर भूखी रह लोगी तो
कुछ हो नहीं जाएगा। लोग बाग डाइट भी तो करते हैं ना। चलो तुम खाना नहीं खाती हो तो फिर मैं ही खाना खा लेता हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से का भी मैं ढेर सारा खाना खा लूँगा। लेकिन मुझे तुम्हारी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई कि तुम घर की बहू के सारे रिश्ते निभा रही हो। सिया ने भी संकल्प को हैरानी से घूर कर देखा और पूछा कि कौन सी बात। संकल्प ने भी अब आंख मारते हुए कहा कि यही बहू वाली बात। फिर वो उठकर वहां से चला गया और फिर सिया के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो भी उठकर संकल्प के पीछे पीछे चली जाती है। संकल्प आकर ड्राइव कर रहा था और फिर उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी जा नहीं रही थी। उसे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। सिया के साथ टाइम स्पेंड करना उसका तो जैसे सपना पूरा हो रहा था। वो अच्छे से जानता था कि सिया धीरे धीरे सब कुछ मान लेगी, सब कुछ उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और फिर आज उसने अपने आप को घर की बहू तो मान ही लिया था। और फिर यही सब सोच सोच कर संकल्प के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। तो वहीं सिया वो भी अब विंडो के बाहर देख रही थी और कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर भी आज बहुत ज़्यादा खुशी थी और थोड़ा थोड़ा दिल में सुकून भी था। तो वहीं दूसरी तरफ एक गाड़ी आकर सीधा हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। रूही उस गाड़ी से बाहर उतरी और फिर उसने ड्राइवर से कहा कि भैया आप यहीं पर इंतज़ार करना, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं आपको कॉल कर लूँगी और फिर आप मुझे यहीं से पिकअप कर लेना। तो ड्राइवर ने भी रूही की तरफ देखा और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर गाड़ी को लेकर सीधा पार्किंग एरिया की तरफ चला जाता है। और फिर रूही जो हॉस्पिटल के अंदर जल्दी जल्दी कदमों के साथ चली जाती है। रूही कॉरिडोर में चल रही थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और दिल में हजारों सवाल चल रहे थे। उसे भी प्रेग्नेंट होना था और फिर पता नहीं 1 साल से वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही थी। उसे इस बात से बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। और फिर रूही जो एक डॉक्टर के कैबिन के बाहर आकर खड़ी हुई थी, उसने जैसे ही कैबिन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी वैसे ही उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। रूही ने गेट जो कि उसने अभी आधा ही खोला था वो फिर से उसने बंद कर दिया और फिर रूही ने फ़ोन देखा तो रोहान का फ़ोन आ रहा था। रूही ने एक तरफ होकर फ़ोन को रिसीव किया तो रोहान की आवाज़ आती है कि क्या कर रही हो रूही, चलो जल्दी से ऑफिस आ जाओ, पहले डिनर करने चलेंगे उसके बाद साथ में घर आएंगे। आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मैं ऑफिस आ चुका हूँ, तुम भी जल्दी से ऑफिस आ जाओ। तो रूही भी थोड़ा सा झिझकती हुई आवाज़ में बोलती है कि ठीक है मैं ऑफिस आ जाऊँगी। तभी रोहान फिर से बोलता है कि अच्छा ठीक है, और फिर हाँ मेरे कबर्ड में एक फाइल रखी होगी ना, उसे भी साथ में लेकर आ जाना रूही प्लीज़। अब तो रूही पूरी तरह से फंस गई थी और फिर उसने भी अपना सलाइवा गटकते हुए कहा कि वो मैं ना घर पर नहीं हूँ। तो रोहान ने कहा कि बाहर आई हो क्या, किसके साथ आई हो तुम। तो रूही के चेहरे का रंग तो अब पूरी तरह से उड़ गया था और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो हकलाती हुई आवाज़ में बोलती है कि वो मैं किसी के साथ नहीं आई हूँ, बस ऐसे ही शॉपिंग करने के लिए अकेली ही आई हूँ। तो रोहान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, फ़ाइल मैं कल ले लूँगा, तुम बस आराम से शॉपिंग करो और फिर हमारे ऑफिस पर आ जाना। रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसने जल्दी से फ़ोन को कट कर दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं रोहान उसका सच ना जान जाए। उसे हिचकियाँ आ रही थी और फिर आज रोहान भी नहीं था जो उसकी हिचकियाँ कम करने के लिए उसका सपोर्ट बनता। कुछ देर तक तो वो खुद को ऐसे ही कंट्रोल करती रहती है और फिर फाइनली उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था और फिर डॉक्टर के कैबिन के अंदर चली जाती है। करीब 1 घंटे तक तो रूही का चेकअप अच्छे से होता है और फिर एक लेडी डॉक्टर के सामने वो बैठी हुई थी। वो लेडी डॉक्टर एक स्लिप पर कुछ लिख कर दे रही थी और फिर उसने वो स्लिप रूही को पकड़ाते हुए कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट अगले 1 हफ्ते तक आ जाएगी, फिर पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही है, और ये कुछ दवाइयाँ हैं तब तक इन्हें तुम आराम से खाओ, और फिर जब तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम कुछ चेकअप करेंगे और फिर कुछ मेडिसिन लिखेंगे और फिर क्लियर होगा कि तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हो। रूही ने भी अब हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो स्लिप ले ली और चुपचाप से कैबिन से बाहर आ जाती है। उसका दिमाग तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इसकी रिपोर्ट में अभी क्या आएगा और वो क्यों नहीं माँ बन पा रही है। बस हर पल यही सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए और वो भी बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाए। तो रूही भी अब हॉस्पिटल से बाहर आई और तभी वो गाड़ी आकर रूही के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रूही गाड़ी में बैठ गई और फिर ड्राइवर से बोलती है कि भैया घर में किसी को भी मत बताना कि मैं हॉस्पिटल में आई थी और अब प्रताप इंडस्ट्रीज की तरफ गाड़ी लेकर चलो। ड्राइवर ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अगले ही पल गाड़ी हवा में बातें करने लगती है। रूही के दिल में तो एकदम से तूफान उठ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और फिर पता नहीं क्यों उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने रोहान से झूठ बोला है। उसे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर गिल्ट फील हो रहा था। अगले ही पल गाड़ी प्रताप इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकती है। रूही गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर की तरफ चली जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो रोहान के कैबिन में जाती है जहाँ पर उसे रोहान नहीं
नहीं दिखाई देता है। रूही बैठी रहती है और फिर उसका वेट कर रही थी। इतने में ही रोहान भी बाहर से आया और रूही को देखकर बोलता है कि बीवी तुम आ गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो रूही ने भी अब रोहान की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा कि अरे आपने बुलाया था तो फिर आती क्यों नहीं, इसीलिए मैं तो कब से आ गई हूँ और आपका वेट भी कर रही थी। रोहान ने भी रूही की तरफ देखा और प्यार से बोलता है कि क्या क्या शॉपिंग करके लाई हो तुम। अब तो रूही एकदम से चुप हो गई थी और फिर वो कुछ सोच कर बोलती है कि वो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है, मुझे कुछ ना पसंद ही नहीं आया, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है। तो रोहान ने भी रूही की तरफ देखा और कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, चलो अब डिनर करने के लिए चलते हैं। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रोहान रूही को लेकर सीधा इंडस्ट्रीज के बाहर आ जाता है और फिर अगले घंटे में वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में आराम से बैठे हुए थे, जहां रोहान तो खाना खा रहा था लेकिन रूही जो बाउल में चम्मच घुमा रही थी और उसका दिमाग तो जैसे कहीं और ही लगा हो। और रोहान ने भी नोटिस किया कि रूही अभी बहुत ज़्यादा उदास है, उसका मन सच में बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है, वो खोई खोई सी रहती है आजकल। लेकिन कल तक तो रूही बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज उसे जाने क्या हो गया था जो इतना ज़्यादा उदास हो गई थी, अचानक से उसे अब क्या हो गया था।